आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े नाम गोदरेज प्रॉपर्टीज के फाइनेंशियल्स में छिपे एक बेहद दिलचस्प रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। बाहर से जो तस्वीर एकदम शानदार नजर आती है ना, असल में कागजों पर उसके मायने बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। सबसे पहले सीधे इस हैरान कर देने वाले नंबर पर आते हैं, 34,170 करोड़ रुपए। अब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुकिंग वैल्यू है जो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने FY26 में हासिल की है। ये भारी भरकम नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि मार्केट में इनके प्रोजेक्ट्स की कितनी जबरदस्त डिमांड है। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। एक तरफ प्री सेल्स में पिछले साल के मुकाबले 55% का एक शानदार जंप देखने को मिला, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी तिमाही में ऑपरेशनल रेवेन्यू लगभग 49% तक धड़ाम से नीचे गिर गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सेल्स इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो रेवेन्यू ऐसे गोते क्यों खा रहा है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन ब्लॉकबस्टर सेल्स और बुकिंग्स की। अगर हम सफलता के इस विशाल पैमाने को देखें तो बुकिंग वैल्यूज का ये भारी उछाल साफ दिखा रहा है कि चौथी तिमाही यानी Q4 में कंपनी का प्रदर्शन अब तक का सबसे बेहतरीन रहा है। ये आंकड़े मार्केट में उनके दबदबे को बखूबी बयां कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल की बात करें तो ऑपरेशंस फुल स्पीड में चल रहे हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 4,282 करोड़ रुपए का नकद कलेक्शन। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में तो इनकी पकड़ और भी मजबूत हुई है। सिर्फ वर्ली में लॉन्च हुए गोदरेज ट्रिलॉजी ने ही अकेले 1,742 करोड़ रुपए का बम्पर योगदान दिया है। मतलब बिक्री के मोर्चे पर कंपनी अपने हर टारगेट को पार कर रही है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी P&L की असल हकीकत। सेल्स में इतने बड़े उछाल के बावजूद कोर ऑपरेशनल रेवेन्यू की कहानी बिल्कुल अलग है। ये घटकर महज 498 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये तीसरी तिमाही में लगभग 48.56% की एक बहुत भारी गिरावट है। इतनी बम्पर सेल्स के बीच मुख्य आय का इस तरह गिरना वाकई हैरान करता है। और अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ऑपरेशनल एबिटा मार्जिन तो असल में नेगेटिव हो गया है। निर्माण सामग्री और कर्मचारियों की बढ़ती लागत की वजह से कंपनी को करीब 197 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। यानी बुनियादी बिजनेस से फिलहाल मुनाफा नहीं बल्कि घाटा हो रहा है। तो फिर ये 195 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा रिपोर्ट किया गया वो कहां से आया? दरअसल ये पूरी तरह से एक अन्य आय यानी अदर इनकम के सहारे टिका हुआ एक भ्रम है। ये पैसा एक जॉइंट वेंचर एक्विजिशन से हुए मुनाफे का हिस्सा है। अगर ये वन टाइम इनकम न होती तो कोर ऑपरेशंस के आंकड़े पूरी तरह से लाल निशान में होते। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आइए इस अकाउंटिंग और रेवेन्यू के बेमेल को डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिकॉर्ड कैश कलेक्शन के बावजूद कोई कंपनी कोर ऑपरेशंस में नेगेटिव नंबर्स कैसे दिखा सकती है? इसका सीधा सा जवाब एक अकाउंटिंग नियम में छिपा है, IND AS 115। यही वो नियम है जो आज के इस पूरे विरोधाभास की असली चाबी है। आसान भाषा में समझे तो जब तक कंपनी घर बनाकर उसकी चाबी खरीदार के हाथ में नहीं दे देती, तब तक बुकिंग से आए हुए उस पैसे को P&L स्टेटमेंट में रेवेन्यू के तौर पर नहीं दिखाया जा सकता। इस पूरे रियल एस्टेट रेवेन्यू के जीवन चक्र को ऐसे समझते हैं। आज ब्लॉकबस्टर प्री सेल्स हो रही है और भारी कैश आ रहा है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन का चरण और नई जमीनों का आक्रामक अधिग्रहण, जिसमें सालों लग जाते हैं। अंततः जब प्रोजेक्ट पूरा होता है और चाबियां सौंपी जाती हैं, तब जाकर भविष्य की किसी P&L स्टेटमेंट में उस रेवेन्यू को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलती है। और इसका नतीजा एक ऐसा अस्थायी दौर पैदा होता है जिसे हम नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। कंपनी को नई जमीनें खरीदने और निर्माण पर भारी खर्च करना पड़ता है, जिससे फिक्स्ड कॉस्ट तेजी से बढ़ती है। लेकिन अकाउंटिंग बुक्स में रेवेन्यू दिखाने के लिए भविष्य की डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए कागजों पर कुछ समय के लिए ये भारी गैप दिखाई देता है। तो इस पूरी अकाउंटिंग की हकीकत को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कि वैल्यूएशन और एनालिस्ट का इस पर क्या नजरिया है। मार्केट के बाकी बड़े खिलाड़ियों से अगर तुलना करें तो रणनीतियों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ DLF है जो एक विशाल एन्युइटी पोर्टफोलियो के साथ अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को सुरक्षित रख रहा है। दूसरी तरफ मैक्रोटेक यानी लोढ़ा है
जिनका पूरा फोकस अपना कर्ज कम करने पर है। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज ये तत्काल मार्जिन बचाने के बजाय नई जमीनें खरीदने के लिए अपनी बैलेंस शीट पर आक्रामक तरीके से कर्ज बढ़ा रहे हैं। अब जो एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं, वो इसे एक लंबी रेस के घोड़े या कंपाउंडिंग मशीन के रूप में देखते हैं। जियोजित ने 2096 रुपए के लक्ष्य के साथ इसे बाय रेटिंग दी है और HDFC सिक्योरिटीज ने भी इसे अपग्रेड किया है। उनका तर्क है कि कंपनी की पाइपलाइन बेहद मजबूत है और हाई डिमांड वाले मार्केट्स पर इनका फोकस आने वाले समय में एक विशाल मान्यता प्राप्त रेवेन्यू में जरूर बदलेगा। लेकिन हर कोई इतना आश्वस्त नहीं है। बेयर केस यानी सावधान रहने वाले विश्लेषकों का मानना है कि स्टॉक पहले से ही काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की भारी कमी है। प्रॉफिट फ्रॉम इट ने इसे कॉशियस होल्ड की सलाह दी है और नमूरा ने भी अपनी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। इनका साफ कहना है कि नेगेटिव कैश फ्लो, बढ़ता कर्ज और P&L को ठीक दिखाने के लिए सिर्फ वन टाइम इनकम पर निर्भर रहना शॉर्ट टर्म में एक बड़ा रिस्क है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आता है, क्या भविष्य में आने वाले इन विशाल कैश फ्लोज का वादा आज के इस प्रीमियम वैल्यूएशन और ऑपरेशनल घाटों को सही ठहराता है? बैलेंस शीट के इस उलझे हुए विरोधाभास के पार जाकर कंपनी के असली भविष्य को देखना ही हर निवेशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस दिलचस्प फाइनेंशियल मिस्ट्री पर विचार जरूर कीजिएगा।